Hello, Namaste, Jai Hind, and welcome to Lumos Talkies. Today I'm going to be talking about one of my all-time favorite films called कभी हाँ कभी ना. और जब भी शाहरुख खान की बात होती है, उसकी तो बहुत बात होती है, ज़रूरत से ज़्यादा होती है. लेकिन इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की बात नहीं होती, स्वदेश की इतनी बात नहीं होती. मेरे हिसाब से सबकी अपने अपने ओपिनियन होता है, टू ईच देयर ओन. बट मेरे हिसाब से जितना भी फिल्मोग्राफी मैंने SRK की फॉलो की है, कभी हाँ कभी ना इज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन माय बुक्स. वाई? देखिए, बहुत सारी हमने कमिंग ऑफ एज फिल्में देखी हैं जो एड्रेस करती हैं रिसेंटली 12th फेल. उसमें तो वो आदमी जेन्युइनली जो कर रहा है वो करना चाहता है, क्योंकि वो अपने परिवार को गरीबी से उठाना चाहता है. लेकिन ये मेकिंग योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन, डूइंग व्हाट यू लव, इसको एड्रेस करने के लिए जब भी कुछ फिल्मों के नाम जिक्र किया जाता है तो 3 इडियट्स का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है. बट ये मैं सालों से कहता आ रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं निजी जीवन में, कि जो मैसेज 3 इडियट्स ने हमको 2008 या 9 में दिया या आज तक दे रही है, वो कभी हाँ कभी ना ने तब कर दिया था. अगर आप उसका एक प्री क्लाइमैक्स गाना आता है, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को ना देखा. उसकी ही बात कर लें तो वो अपने आप में पूरी फिल्म की कहानी का निचोड़ है जो डायरेक्टर कुंदन शाह साहब देना चाह रहे हैं. और आई डोंट नो आज की जनरेशन में कितने लोगों को मालूम होगा कि कुंदन शाह साहब वही आइकॉनिक डायरेक्टर है जिन्होंने हमको जाने भी दो यार जैसी फिल्में भी दी. फ्रॉम NFDC की इतना टाइट बजट से बनाने वाली. और ये आपको याद रखना चाहिए कि ये उस टाइम ये फिल्म बनाई गई थी जब शाहरुख खान द फिनोमिनन नहीं बने थे. जो नाइविटी, जो इनोसेंस सुनील के कैरेक्टर में वो लाते हैं, गोवा के सेटअप में एक कहानी है. एक लड़का है, उसके पिताजी मैकेनिक हैं, एक छोटा सा गराज चलाते हैं. लड़का 3 साल से लगातार BA में फेल होता जा रहा है. और हमारे यहाँ तो ऐसी धारणा मिडिल क्लास परिवारों में रहती है कि भैया जो कुछ नहीं कर पाता वो आर्ट्स करता है. और लड़कों के लिए आर्ट्स करना तो, और मैं खुद BA पास हूँ इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मेरे लिए तो बहुत रेजोनेट करती है फिल्म. एंड इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्ट माय थिएटर जर्नी, अगेन आई डोंट वांट टू डिविएट, बट सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग फिल्म्स. आज भी अगर आप देखेंगे तो क्या बदला है. कोई भी एक मिडिल क्लास इंडियन का फादर या उसके मदर उससे यही एक्सप्रेशन रखते हैं कि तुम एक इंजीनियरिंग या मेडिसिन कर लो, कोई एक बेसिक डिग्री, या फिर BCom कर लो, फिर MBA कर लो और बस सेटल हो जाओ, एक गाड़ी, नौकरी, बीवी, सेफ्टी सिक्योरिटी के पीछे भागते रहते हैं. इसमें नसीर साहब वहाँ के चर्च के एक फादर हैं, और जो ट्रू सेक्युलरिज्म है वो इन योर फेस नहीं है इस फिल्म में. फॉर एग्जाम्पल, एक बैंड में सुनील वॉन्ट्स टू बी अ म्यूजिशियन, एक बैंड का लीडर है, ड्रमर इज इमरान. देन रिच एंड पुअर का क्लास डिवाइड भी बहुत सटली एड्रेस होता है इसमें. क्या नहीं एड्रेस करती है फिल्म? यूथ की एस्पिरेशन. इतनी गरीबी है उसके घर में, एक छोटी बहन भी है जो अभी स्कूल जा रही है, ये बड़ा बेटा है और 3 साल से BA में फेल होता आ रहा है, पर इसका पैशन म्यूजिक है, ये सॉन्ग्स लिखता है, ये गाता है, ये अपना क्या कहते हैं ट्रम्पेट बजाता है. एंड ही इज इन अ बैंड विद एंड देयर इज अ गर्ल कॉल्ड एना, जो इसकी रिलीजन डिफरेंस है. ही इज अ हिंदू बॉय, द गर्ल इज क्रिश्चियन. देयर इज अ लव ट्रायंगल. शी इज इन लव विद अनदर चैप who is from a Christian background, but he is richer. The girl Anna's father runs a bakery, and Imran side hustle करता है, एक टेम्पो से गुड्स डिलीवर करता है, और साथ साथ बैंड भी चलाता है. पर सुनील को सिर्फ म्यूजिक करना है. वो उसके फादर सोचते बस वो अपनी मोटरसाइकिल पर आवारागर्दी कर रहा फिर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली he is truly madly deeply in love with Anna. और उसके जो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हैं वो फादर हैं जो नसीर साहब ने प्ले किया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ कोर्स. और उनका एक आइकॉनिक डायलॉग है कि इस रास्ते से जाओ. जब भी उनको मुफ्त की लिफ्ट चाहिए होती है तो कॉमिक रिलीफ की तरफ भी आते हैं वो, कि इस रास्ते से जाओ या उस रास्ते से जाओ, सब रास्ता गॉड के पास जाता है. एंड हाउ ही इज द बाइंडिंग फैक्टर, और कैसे इतने प्रेशर में, और आज भी अगर आप इस फिल्म को देखेंगे, स्पेशली इफ यू आर मिडिल क्लास इंडियन मेल, तो आप बहुत रिलेट करेंगे कि सारा प्रेशर हम पे है.
कि जल्दी से हमको फाइनेंशियली स्टेबल भी होना है, फैमिली का सहारा भी बनना है, बहन की शादी की भी जिम्मेदारी निभानी है, पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, घर भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और इस सब में एक लड़का है इन द अर्ली 90s जो गोवा में फादर मैकेनिक है, अपनी सारी वास्तविकता से परिचित है, लेकिन फिर भी वो एक आइडियलिज्म, एक रोमांटिसाइज करके अपने पैशन को चेज करना चाह रहा है, और ऐसा नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है, बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं कहानी में लव ट्रायंगल भी आ जाता है। दीपक तिजोरी का कैरेक्टर है जिससे ऐना प्यार करती है, सुनील शाहरुख खान का कैरेक्टर ऐना से प्यार करता है, ऐना भी बैंड में है। ऐना का भाई और ऐना का भाई बिल्कुल सुनील को पसंद नहीं करता। ऐना का फादर इज अ डायबिटिक, सतीश शाह साहब, द लेट वी जस्ट लॉस्ट हिम, is a very happy-go-lucky, typical Goan dad who runs a bakery, and his wife is constantly in banter with him, who does not let him consume sweets. So I mean, इसमें इतनी सारी चीजें हैं इस फिल्म में। और सबसे प्यारी बात इस फिल्म की ये है, और म्यूजिक तो टाइमलेस है, एक एक ट्रैक आप उठा लीजिए, ए काश के हम होश में अब आने ना पाए, और कैसे इनोसेंस में सुनील एक झूठ बोलता है तो वो पुरानी कहावत है, एक झूठ बोलते तो उसको छुपाने के लिए 100 और बोलने पड़ते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, और एंड में मतलब उसको और सिनेमैटिकली इतनी अच्छी शूट की गई है। आप टेक्निकली देखें तो 90s के हिसाब से फिल्म, उसमें मेटाफर्स, फिल्म शुरू होती है कि सुनील इज स्टैंडिंग इन अ चर्च एंड इज वेटिंग फॉर एना टू कम, फॉर द ब्राइड टू कम, द ब्राइड ऑफ हिज ड्रीम्स, और रिंग टक करके उसके हाथ से छूट जाती है, और वो रिंग ढूंढ रहा है, उसको रिंग मिलती है, और वो सपने से स्नैप आउट करता है, और वो यू नो ही इज जस्ट, एना इज समवन whom he just can't get, she's out of his league. फिर कैसे मतलब कहानी आगे चलती है, एंड एक डॉन मतलब बीच में ये क्या कहते हैं, इन दोनों को स्प्लिट अप करने की कोशिश करता है, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली जेलस एंड ही फील्स दैट ही डिजर्व्स एना, एंड इन हिज द स्टूपिडिटी ऑफ यूथ, वो कैसे एक झूठ पे झूठ बोल के और फंस जाता है, फिर अपने झूठ में फंस जाता है, पकड़ा जाता है, एना नाराज हो जाती है, बैंड से बेदखल कर दिया जाता है, और कैसे मतलब उसका टैलेंट फिर उसको वापस बैंड में एक्सेप्टेंस दिलवाता है, जब ये लोग एक ऐसे चाइना टाउन करके एक क्लब में बजाने की इनको गिग मिलती है, तो फर्स्ट प्रोफेशनल गिग, जहाँ पे कि द अंडरवर्ल्ड एट द टाइम वाज वेरी एक्टिव इन द 90s, वी ऑल नो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाज वेरी एक्टिव। तो कैसे वहाँ पे सारा जो क्राउड है वो बस ड्रिंकिंग एंड सिगार्स एंड मतलब दे फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, और उनको वो उस तरह जिस तरह का उनको म्यूजिक चाहिए वो ऑडियंस को मद्देनजर रख के बाकी बैंड डिलीवर नहीं कर पाता, और जब वो एकदम पब्लिक एम्बैरेसमेंट के दहलीज पे होते हैं, तो सुनील स्टिल, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ह्यूमिलेशन एंड एम्बैरेसमेंट ही हैज टू गो थ्रू फ्रॉम हिज बैंड, which is a very pivotal part, which is a very essential part of, वो कैसे ही कम्स टू देयर रेस्क्यू, वापस किस तरह से उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलती है, लेकिन उसके साथ कॉमेडी ऑफ एरर्स होती ही जा रही। अब जो जिस क्लब में ये बजा रहा है, अब बैंड भी चल पड़ा है, लड़की भी ऐसा लग रहा है कि अब मिल ही जाएगी, क्योंकि वहाँ कुछ और हो जाता है, उसके ना फिल्म देखिए, और जब लग रहा है कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ होने वाला है, सब कुछ सॉर्टेड होने वाला है, बैंड स्टैब्लिश हो गया है, जो क्लब का मैनेजर है वहाँ पे एक रेगुलर सैलरी हो गई है, वहाँ का एक लोकल डॉन है वो भी उसका फैन हो गया है, उधर naturally, regardless of what he tried to do to split Deepak Tajori and Anna up, regardless of his efforts, organically some circumstances, because of rich and poor class divide, दीपक तिजोरी के पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो ऐना से शादी करे, दूसरी किसी अमीर परिवार से करे, तो अब उसको अपनी लड़की भी मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं जब सब कुछ ठीक होने वाला होता है, जब जो वो चाह रहा है, एवरीथिंग इज बिगिनिंग टू फॉल इन हिज लैप, तो इसका रिजल्ट आता है, ऑब्वियसली इसने फिर से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है, और फिर जो है डॉन गोंजाल्वेस और जो क्लब के मैनेजर साहब है टीकू तुलसानिया साहब ने उसमें मतलब इसमें आप कास्ट देखेंगे तो सब ऐसे दिग्गज एक्टर्स भरे पड़े। ये लोग इसके लिए बोलते कि नहीं यार, बोलते कि मेरा तो डैड मुझे गराज में बिठा देंगे अगर उनको पता चला मैं चौथी बार फेल हो गया, तो वो कैसे जाली मार्कशीट बनवा देते हैं, और फिर वो कैसे फिर उसका झूठ पकड़ा, एंड फिर ये खुद रियलाइज करते हैं कि यार मैं झूठ के ऊपर झूठ की
Sunil truly love Anna, or is he more in love with the idea of having her? आई थिंक इट इज अ कॉमन, मतलब ये कॉमन धारणा है कि मतलब हम जब अपने टीनेज में होते हैं, अर्ली 20s में होते हैं, तो इन्फैक्चुएशन ही होता है, तो द आइडिया ऑफ लव ज्यादा हमको एक्साइट करता है. बट नहीं, आई फील पर्सनली, बट दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, कि ही इज ट्रूली इन लव विद हर. अदरवाइज वो इतना हासिल नहीं करता उसको पाने के लिए. उसकी पूरी लाइफ उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है. अगर आप देखो तो पूरी चेज ही उस, मतलब उसको कुछ पड़ी नहीं है की लाइफ में. आप फिल्म का ओपनिंग शॉट ही देखो ना, कि मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट ही है ना, है फिलोसफी में है ना, साइकोलॉजी में है ना, पॉलिटिकल साइंस में है ना. मेरे तो लाइफ का एक ही फेवरेट सब्जेक्ट है. निक्की वो खुद ही बोलता है ना, है ना. सो आई थिंक इट्स ट्रू लव. एंड इनफैक्ट उसका जो दूसरा सेकंड लव है, म्यूजिक, यू नो, वो भी देखा जाए तो उसके सार ज्यादातर जो म्यूजिक उसके अंदर से निकल रहा है, ज्यादातर उसकी पोएट्री जो निकल रही है, जो उसकी ट्यून निकल रही है, वो एना के लिए ही निकल रही है. आई थिंक शी इज हिज म्यूज, आर्टिस्ट इन द म्यूज वाले उसमें कॉन्सर्ट में. अपार्ट फ्रॉम दैट वन सॉन्ग, सच्ची ये कहानी है सुन लो मेरी जान, उसके अलावा वो एक गाना है जो वो आई थिंक ऑडियंस के लिए बनाया उसने. बाकी सारा उसका आर्ट वो खुद के लिए, और उसका जो डीप पैशनेट चाइल्डहुड लव है एना के, कि मतलब उसने बचपन से एक ही सपना संजोया है कि मैं बड़े होके एना से शादी करूंगा, एना मेरी वाइफ होगी. तो इट्स ट्रू लव. Question 2. Can someone still be considered good if they constantly lie to get what they want? Well, if they genuinely acknowledge where they're going wrong and there's still scope for redemption, of course they should be forgiven, because second chances of course are rare to come by. And I think अगर कोई इंसान सच्चे दिल से, अगर वो अनजाने में नाइविटी में कर रहा है ना भाई, ये हमारा कैरेक्टर, तो आई थिंक इट वुड डिजर्व अ सेकंड चांस. लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस एंड दिल से सॉरी. जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में बोलता ना, जब तक यहाँ से ना आए, तो हमारे कैरेक्टर के तो यहाँ से आता है जब वो माफी मांगता है. Question 3. Is Sunil a failure in life, or just someone who hasn't found where he truly belongs yet? That's I'm not going to answer on that on the behalf of the character, but I can speak for myself. I think it's very subjective. सबकी अपना अपना पर्सपेक्टिव और उनका एक सब्जेक्टिव ओपिनियन या एक डेफिनेशन होती है सक्सेस और फेलियर की. मेरे हिसाब से तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ही सक्सेस है. if you are at peace and you're happy with what you're doing and with what you've got, तो सबका अपना अपना to each their own. But I don't think Sunil is a failure. I think life is a journey. I think one should be process oriented, not goal oriented. क्योंकि goal oriented, एक गोल अचीव किया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर तो एक रैट रेस है, वो तो नेवर एंडिंग है. When will you actually suck the marrow out of life? Another film that you should watch is Dead Poets Society. I would love to make a video on that. I think that will answer this question much more friendly. That film is an answer to this question. Question 4. Is Sunil's biggest problem his circumstances or his refusal to accept reality as it is? Both. The latter, जो refusal to accept reality, वो eventually वो कर लेता है और acknowledge कर लेता है, और वही तो फिल्म की खूबसूरती है कि वो कहीं ना कहीं he makes peace with his circumstances. So both, a bit of both. That's the conflict of the character, and that's what drives the film and propels the story forward. Thank you. Keep watching Lumos Talkies. Like, share, and subscribe. And do not forget to press the bell icon. Ding. See you soon with my next video.